और अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। दोनों विमान प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में शामिल 3 पायलटों में से एक पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि 2 पायलटों को बचा लिया गया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल मुरैना के पास पहाड़गढ़ विकास खंड में जंगल के ऊपर हवा में दोनों विमान टकरा गए थे और उनमें आग लग गई। विमानों में मौजूद सभी पायलटों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में विमान को उड़ा रहे एक पायलट शहीद हुए। मामले में वायुसेना का कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से साफ हो पाएगा कि दुर्घटना कैसे हुई। हालांकि ये अब लगभग साफ हो गया है कि मुरैना के आसमान में ही दोनों लड़ाकू विमान आपस में टकराए, यानी मिड एयर कोलिजन का शिकार हुए। एक विमान में 2 पायलट और दूसरे में 1 पायलट थे। ग्वालियर बेस से इन विमानों को प्रशिक्षण के लिए उड़ाया गया था। दोनों ही विमान रूटीन उड़ान पर थे। एयरफोर्स के 2 विमान ग्वालियर से एक मिराज और एक सुखोई उसने उड़ान भरी थी। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 थे। स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने एक विमान में पीछे आग लगी हुई सी देखी थी और इसके बाद ये जो घटना स्थल है पहाड़गढ़ का, यहाँ पे एक विमान के का जो कुछ हिस्सा है वो मिला है और साथ में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा भरतपुर से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि विमान का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 48 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सूची जारी होने के साथ ही पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव के चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों पर मोहर लग गई है। सूची में पूर्व सीएम का नाम नहीं है, जबकि उनकी सीट रही बनमालीपुर से प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी गई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम माणिका साहा को टाउन बोडोवाली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का नाम भी लिस्ट में शामिल है। उन्हें धनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। बॉक्सर नगर से तफज्जुल हुसैन को टिकट दिया गया है। वहीं कैला शहर से मोहम्मद मुबश्शिर अली को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को मतगणना होगी। राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नविका गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के 75 वर्ष होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन को एक नाम दिया है, जो है अमृत उद्यान। नविका गुप्ता ने बताया कि मुगल गार्डन में आने वाले लोगों के लिए सुविधा के लिए सभी पौधों के पास QR कोड लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक और बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक हर रोज यहाँ लगभग 20 प्रोफेशनल गाइड के तौर पर काम करेंगे, जो यहां आने वाले लोगों को पौधों और फूलों से जुड़ी जानकारी दिया करेंगे। इस गार्डन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आम लोगों के लिए खुलवाया था। तब से आज तक हर साल स्प्रिंग सीजन में इसे जनता के लिए खोला जाता है। इस साल पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी की सेलिब्रेशंस को टू मार्क दो सेलिब्रेशंस द प्रेसिडेंट हैज decided to collectively name all the gardens of राष्ट्रपति भवन as अमृत उद्यान। जितने भी राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स हैं उन सबका मिला के नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। हर साल राष्ट्रपति भवन के जो उद्यान खुलते हैं, अब उनका समय आ गया है। बसंत के बाद यानी कि राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है कि अब 31 जनवरी से जो राष्ट्रपति भवन के जो उद्यान है उनको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति भवन का गार्डन है उसका नाम बदल दिया है। अब राष्ट्रपति भवन का जो एक गार्डन का नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, उसकी जगह उस तमाम जो राष्ट्रपति भवन के गार्डन है उन सबको मिलाकर अमृत उद्यान नाम दिया है। इस बार की अगर बात करें तो कल यानी 29 जनवरी को राष्ट्रपति जो उद्यान उत्सव है उसकी शुरुआत करेंगी और उसके बाद 31 जनवरी से और 26 मार्च तक आम जनता ये जो अमृत उद्यान है राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको देख पाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जो उद्यान है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, फूल खिलके तैयार हैं। 26 मार्च तक जो है तमाम जो जनता इसको देख पाएगी। इसके अलावा 28 मार्च को किसानों के लिए इसको खोला जाएगा
29 मार्च को जो दिव्यांग हैं उनके लिए खोला जाएगा। उसके साथ साथ 30 मार्च को डिफेंस पर्सनल जो हैं उनके लिए खोला जाएगा और 31 मार्च को महिलाओं के लिए अलग से खोला जाएगा। अगर बात करें कि यहाँ के जो बुकिंग की, तो राष्ट्रपति भवन की जो वेबसाइट है वहां जाकर आप ऑनलाइन प्री बुकिंग करा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं ऑनलाइन, तो सीधे जाके आप जो राष्ट्रपति भवन का काउंटर है वहां से भी वॉक इन अपनी डिटेल्स लिखाकर ये जो गार्डन्स का आनंद है उसको उठा सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति ने कई सारी और सुविधाएं भी यहां दी हैं, चाहे वो सेल्फी पॉइंट्स की बात हो, लोग आएं अपनी सेल्फी खिंचाएं, या जो राष्ट्रपति भवन के अंदर फूड कोर्ट्स है उसकी बात हो, उसको भी खोल दिया जाएगा। उनके अलावा सिर्फ 2 महीने ही नहीं, साल में अन्य जो और अवसर भी होंगे उस पर भी ये जो राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स हैं उनको खोलने की योजना बनाई जा रही है। तो लोग आइए और राष्ट्रपति भवन के जो उद्यान है उनका मजा लीजिए। कैमरा पर्सन मनमोहन सिंह के साथ पवन गौड़, नेपकेट 3, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को निशाने पर लिया। फली नरीमन खुद अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने से पहले कॉलेजियम का हिस्सा थे। न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी को आलोचना बताते हुए नरीमन ने कानून मंत्री को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वो सही हो या गलत। फली नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी निशाना साधा, जिन्होंने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। नरीमन ने उपराष्ट्रपति का नाम लिए बगैर कहा कि संविधान का बुनियादी ढांचा मौजूद है और शुक्र है कि ये रहेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में लॉर्ड देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां कोई पीएम नहीं आया, मैं पूरे भक्ति भाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई हैं, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए भारत को, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का ही है। आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है
उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा आखिरी पड़ाव पर है। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के पांथर चौक पहुंची। ये यात्रा यहीं कयाम करने के बाद यहीं से शुरू होकर नेहरू पार्क श्रीनगर तक जाएगी। 29 जनवरी के भारत जोड़ो यात्रा की ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इलाका नो पार्किंग जोन करार दिया गया है। हालांकि इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं को इजाजत दी गई है। 28 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने शिरकत की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर और इस वक्त हम शेर-ए कश्मीर स्टेडियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आपको बता दें, ये वही स्टेडियम है जहां पर सियासी जो इज्तिमाएं हैं, इज्तिमाई तकरीबात है वो मुनक्कद होती है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स है वो भी यहां पर मुनक्कद होती है। लेकिन आपको यहां ये बता दें, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होते हुए जो है कल उसने कश्मीर एंटर किया है और कश्मीर एंटर करते ही यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है सपोर्ट देखा गया। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने भी जो है भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया कश्मीर एंटर करते ही। उसके बाद आज हमने देखा अवंतीपोरा से जो पंथा चौक का सफर था राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का, तो वहाँ जो है महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की सदर है, उनके साथ साथ जो है इल्तिजा मुफ्ती ने भी उस भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें, चूंकि 30 जनवरी को यही SK स्टेडियम में राहुल गांधी खिताब करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें 2 दिन पहले ही इस पूरे एरिया को, इस पूरे जो स्टेडियम के जो स्टेडियम है उसको पूरा जो है सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स को अंदर जाने की इजाज़त है। और उसके बाद जो कि स्टेज बनाते हैं, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट्स करते हैं, लेबरर्स है, बस उन्हीं को जो है जिनके पास पासेस है, जिनके पास जो वेरीफाइड है, उनको ही बस अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। मीडिया पर्सन्स को भी अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, चूंकि कश्मीर जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एंटर किया तो उन्होंने कहा कि वो 11 किलोमीटर जो है पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स की वजह से वो सिर्फ 1 ही किलोमीटर पैदल मार्च कर पाए। उसके बाद जो है उन्होंने गाड़ी से अपना सफर जो है अवंतीपोरा तक का तय किया, क्योंकि उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी लैब्स था। वहीं कश्मीर जोन पुलिस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें बताया गया कि जो कि अरेंजमेंट्स करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि इतनी गैदरिंग जो है वो जमा होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज भी देखा कि आज अवंतीपोरा से लेके जो एक भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल मार्च हो रहा था यहाँ पंथा चौक तक, वहाँ जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए थे। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद थे और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी
सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की जो कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी होगी, पांथा चौक से लेके नेहरू पार्क तक उनका भारत जोड़ो यात्रा होगा और उसके बाद 30 जनवरी को यहाँ पर आके वो लोगों को खिताब करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इश्यूज पे बात की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ फजा ज़ैनब। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम शिवराज, भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव जगाना है। देश भर के 250 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन 2 दिन में भाग लेंगे, विचारों को एक दूसरे से साझा करेंगे। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने वो वक्त देखा है जब लोग भगवा डालने से घबराते थे, हिंदुत्व की बात करने वालों को संकीर्ण और गाली देने वालों को प्रगतिशील बताते थे। हिंदू बोलना अपराध हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया को धन्यवाद ऐसा दौर स्थापित किया है कि राम को काल्पनिक बताने वाले तिलक लगाकर यात्रा कर रहे हैं। हम सबने वो दौर देखा है, भगवा डालने में घबराते थे लोग, राम भगवान को काल्पनिक बताते थे। हमने वो दौर देखा है, लेकिन आज मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, सोशल मीडिया को बधाई देना चाहूंगा। आपने भारत की जीवन मूल्य, परंपराएं, महापुरुष, हमारा धर्म, हिंदुत्व। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 1.25 साल में वचन पत्र में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वचन पूरा नहीं किया। आखिर झूठ बोलने की भी हद होती है। उनसे मेरा सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। वहीं सीएम के बयान पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा, सुना है शिवराज जी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। तो सियासत में वार पलटवार का दौर अभी और तीखा होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, राजनीतिक तपिश बढ़ती जाएगी। इस गर्मी के बढ़ने का इंतजार कीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया है और शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है, जिसके बाद सियासी बहस छिड़ गई है। विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे, और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होते। शराबबंदी की नाकामियों पर मुखर रहने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया है। शराबबंदी से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर डाली। तेजस्वी बाबू, हम समझे कि तू अगर कहा बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहब। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए। अब रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना, अति सर्वत्र वर्ज्य कहल जाए। अब नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है, तीता हो जाए। जीतन राम मांझी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी अपील की कि वो सीएम से शराबबंदी को खत्म करने की मांग करें, लेकिन जब इस पर तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है, क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या?
किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी। इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। शराबबंदी पर उठाए गए मांझी के सवालों ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर बहस छेड़ दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं। मैं शराबबंदी के बिल्कुल विरोध में हूँ, पहले दिन से हूँ, और मैं कोई इसलिए नहीं कहता हूँ कि लागू नहीं, मैं इसको पहले दिन से विरोध इसका कर रहा हूँ। मांझी के सवाल पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी सबकी सहमति से लागू हुई थी, जबकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के विजन पर अब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह से सवाल उठने लगे हैं। उनको अधिकार है, राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम केवल यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सदन में कही हुई बात सही, सदन में लिया गया संकल्प सही, ह्यूमन चेंज जो आपने बिहार में इस सवाल पर बना था, क्या उसमें भागीदारी गलत थी? नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जितने मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर रोज शराब पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहता है, और ऐसे में शराबबंदी पर सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली, गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कर्नाटक के शिकारीपुर शहर में बाल साहित्य का 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में देश के अन्य राज्यों के साथ साथ कश्मीर के कवियों और लेखकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में कश्मीर के गुलाम नबी कुमार और डॉक्टर मुश्ताक हैदर ने भी भाग लिया। हजरात के सामने होगा और ये जो अपलोड होगी उसका भी इजरा होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद ये है कि यहाँ इस जश्न में हम शिरकत करने आए हैं कश्मीर से ही, और कश्मीर और मुख्तलिफ इलाकों से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामियात से, रियासतों से जो उर्दू के बड़े मशहूर नाक़दीन हैं, मुहक्किकीन हैं, वो इस जलसे में शरीक हुए हैं। सिर्फ इस सिलसिले में कि अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से शिकारीपुर कर्नाटक में जो काम हो रहा है, हाफिज़ कर्नाटकी साहब के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर, वो काबिल सराहना है। वो इस सिलसिले में कि हिंदुस्तान के बाकी इलाकों पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि अदब अतफ़ाल के सिलसिले के ताल्लुक़ से कितना काम हो रहा है। ये बहुत खुशी और तमान्नत का एहसास होता है कि उर्दू का जो मरकज़ी धारा है, यानी दिल्ली, लखनऊ वग़ैरह, वहाँ से दूर यहाँ कर्नाटक में हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने ये जो एक बाग़ उर्दू सजाया है, यानी एक उर्दू की पूरी बस्ती बनाई है, हम कह सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ये एक दबिस्तान की सूरत लेगा। इसे देखकर इंतहा दर्जे की खुशी हुई। मेरे साथ तमाम मेरे माहिरीन इल्म और अदब ठहरे हुए हैं, उन्होंने कहा है, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दायरे हाफिज़ में और खुसूसी एतबार से शिकारपुर इतना दूर इलाका है, तशरीफ़ लाए, मैं बहुत ही इतना कह सकता हूँ ममनूनियत का इजहार करता हूँ। राजस्थान में पेपर लीक मामले से भले ही लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन अब ये सियासी कुश्ती का जरिया बनता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर प्रहार कर रही है, तो सरकार के पास भी जवाब तैयार है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ। फिर पुलिस के ऊपर धक्का लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए पेपर लीक पर सड़क से सदन तक संग्राम, किरोड़ी का धरना, सीबीआई जांच के लिए संघर्ष। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेगा। अब किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों को कहा कि वो यहाँ पर बैठ जाए। मैंने आरपीएससी के लोगों के नाम लिए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम लिए हैं, तो एक आध दो को पूछताछ करके एक आध दो को जेल में डाल दिया, और जैसे इनको पेपर मिला तो इनको तो पकड़ लिया, मछली को तो लीक करने वाला मैं हूँ, मेरे को नहीं पकड़ा जा रहा, यही मेरा आरोप है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमेशा से एक्टिव रहे सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने के जरिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
दौसा से विधानसभा के लिए बेरोजगार आक्रोश रैली निकालकर 24 जनवरी से किरोड़ी लाल मीणा बेरोजगारों के हक में जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक रामलाल शर्मा समेत कई नेता किरोड़ी लाल मीणा के धरने में शामिल हुए तो बीजेपी के नेता सड़क से